ओके, सो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हमारा मेनली टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। लास्ट क्लास में हमने एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स देखा था। आज हम लोग एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स डील करेंगे, देखते हैं कैसे होता है। तो दो वेक्टर्स को ऐड करने के पीछे का जो लॉजिक है कि दो नंबर्स को ऐड करते हो तो 3 + 4 c क्या हो जाता है 7। तो इसको कहते हैं स्केलर एडिशन। स्केलर एडिशन का मतलब सिंपल अलजेब्रिकली नंबर्स को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। लेकिन वेक्टर एडिशन की जब बात करते हैं तो दो चीजों को आप ऐड तो कर रहे हो, उन दोनों के बीच का आपको एंगल भी पता होना चाहिए, और यही करंट में नहीं हो रहा। करंट में दो बाय करंट्स को ऐड कर रहे थे तो वहां एंगल को देख नहीं रहे थे। तो वेक्टर एडिशन में कुछ नहीं होता है, दो वेक्टर्स को हम ऐड करते हैं और वो डिपेंड करता है कि वो कितने एंगल पे दोनों है। क्लियर? तो हमने लास्ट क्लास में एंगल बिटवीन वेक्टर्स पढ़ लिया, बाद में वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे। वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। और वेक्टर एडिशन में जो हमारा पहला मेथड होगा वो होगा हेड टेल मेथड। फर्स्ट मेथड हमारा होगा हेड टेल मेथड। इसको पॉपुलरली हम लोग ट्रायंगल्स लॉ के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग ट्रायंगल्स लॉ के नाम से जानते हैं। अब आप बोलोगे ट्रायंगल्स लॉ तो जानते ही थे, मेरी यही नाम है। ये हेड टेल क्या है? तो हेड टेल सिर्फ याद रखने के लिए, ये हेड टेल होता क्या। तो मान लेते कि अपन कोई एक वेक्टर है, सिंपल वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी। अपन को दोनों को ना ऐड करना है, दोनों वेक्टर्स को ए और बी को अपन को ऐड करना है। तो क्या करें, दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है तो मैं क्या करूंगा कि इसको डिस्प्लेस करके दोनों को पास तो लेके आए कम से कम। या तो हेड हेड में अरेंज करें या तो हेड टेल में अरेंज करें, कोई एक तरीके से अरेंज करते हैं। तो हमने क्या किया, बी को उठा करके लाए और बी को उठा करके कुछ यहाँ। और अब मेरे को कोई पूछता है कि बताओ a + b का वैल्यू कितना होगा या a + b कितना होगा, रिजल्टेंट कितना होगा। तो रिजल्टेंट का मतलब याद रखना आज के बाद, रिजल्टेंट का मतलब होता है दोनों का सम। तो आप बताओ मुझे a + b अब कितना होगा। तो इसको सोचने का तरीका क्या है कि मान लो मैं यहां से मूव करके यहां पे गया, ठीक, और फिर यहां से मूव करके यहां पे गया। तो बताओ मैं कहां से कहां गया फाइनली, मेरा फाइनल टोटल डिस्प्लेसमेंट है क्या एक्चुअल में। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मेरा नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये है। इसको कहते हैं हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर। क्या सबको ये बात क्लियर है जो मैंने समझाया, ये क्या ये सबको क्लियर है? से यस इफ अंडरस्टूड, समझ में आ गया तो यस को। मैंने बोला कि अपने पास ए वेक्टर है बी वेक्टर है, दोनों को हेड और टेल में अरेंज कर दिया और सोचने का तरीका बताया कि यहां से यहां पे मान लो, फिर यहां से यहां गए, फाइनली कहां से कहां गए। ये टोटल, ये एक्चुअली में क्या है, रिजल्टेंट है या टोटल नेट वेक्टर, दोनों का सम है। आर वेक्टर को कह सकते हो अपन ए वेक्टर प्लस बी। ये आपको मैंने डायग्रामेटिकली तो रिप्रेजेंट करके बता दिया, लेकिन बात तब आएगी, मजा तब आएगा जब इसको हम सॉल्व भी करेंगे। देख, जब इसको हम लोग, जस्ट 1 सेकेंड, किसी का आवाज ध्यान रखो खुद से। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम डेरिवेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन था। अब हम लोग उसका मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं कितना होगा, ठीक है। तो देखते हैं, और यहाँ से यही पे इसी पे बेस पूरा दिन का न्यूमेरिकल्स होगा। ठीक है, देखते हैं ट्रायंगल्स में ई छूटा हुआ है। ये अपना
ए है, ये अपना बी है और ये अपना आर है। आप लोग का सवाल होगा ये ए बी और आर कैसे लिख दिया? वेक्टर लिखना चाहिए था। मेरा सिंपल सा पॉइंट है, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। ये ए का वेक्टर, ये वेक्टर तो यही है, ये वेक्टर अपना यही वेक्टर है, ये वेक्टर अपना बी वेक्टर ही है, ये वेक्टर अपना आर वेक्टर ही है। मैंने सबका मैग्नीट्यूड लिख दिया ए बी और आर। एक ट्रायंगल सीधा सीधा ड्रॉ कर दिया। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इस बेस को ना थोड़ा सा बढ़ाते हैं, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, नाम देते हैं इस पॉइंट का एम। क्लियर है? इस नाम का अगर आपको मैग्नीट्यूड लिखने में थोड़ा सा लगता है कि ये क्या क्यों लिख रहे हैं कैपिटल में, तो सिंपल इसको तो लिखने आता ही है आपको। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड, ये लिखने आता है। लेकिन जनरली बुक्स में आपको ए बी और आर के टर्म्स में भी लिख दिया जाता है, तो कंफ्यूज मत होइए। चलिए अब बात है वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों के बीच एंगल कौन सा होगा? दो तरीके, एक्यूट और ऑब्ट्यूज हो सकता है। ये मेथड कौन सा है? हेड टेल। जब हेड टेल होता है तो कौन सा एंगल लेंगे हम लोग? ये होगा दोनों बीच का एंगल थीटा। तो थीटा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स है। अब सिंपल सी बात, सब लोग देखो इसको नाम, इसको इस ट्रायंगल को देखो, ठीक है? इस ट्रायंगल को कुछ नाम दे देते हैं, इस ट्रायंगल को कुछ नाम दे देते हैं और इसको कुछ नाम देते हैं पी क्यू आर एम। अगर गौर से देखो ये पीएम कितना हो, इस ट्रायंगल को देखो, अगर मैं बोलूं कि साइन थीटा, इस ट्रायंगल में साइन थीटा कितना हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्लियर है? और इस ट्रायंगल में अपना cos थीटा कितना हो? cos थीटा, cos थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है अपॉन हाइपोटेन्यूज? क्लियर? तो क्या मैं इस ट्रायंगल से ये लिख सकता हूं क्या, QM इक्वल्स टू B sin थीटा और PM इक्वल्स टू B cos थीटा? सबको इतना समझ में आया क्या? मैं डेरिवेशन करा रहा हूँ, डेरिवेशन करने में आपको क्या QM और PM का लेंथ समझ में आया क्या? हमने कैसे निकाला? इफ यस हम आगे बढ़ सकते हैं। सी मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, मैंने बस क्या किया, मैंने इसका और इसका लेंथ निकालने की कोशिश की। अपने पास ये छोटा जो ट्रायंगल बन रहा है इसका मैग्नीट्यूड पता है बी है और ये थीटा पता था, एक हो गया बी cos थीटा और दूसरा हो गया बी sin थीटा। क्लियर है क्या? बी cos थीटा और बी sin थीटा। अब अपने पास अगला मकसद अपना क्या है, तो अपने को इन दोनों का लेंथ आ चुका है, तो इसको लिख चुके हो, मैं मान के चल रहा हूं, साथ साथ लिख भी रहे हो, ठीक है? वरना स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ो। तो मैं इसको अब रख कर देखो इस ट्रायंगल में थोड़ा फिगर में देखो, फिगर में अपना लिख रहे हैं, इसको लिख सकते हैं अपन बी sin थीटा बी cos। अपने को ना इस रिजल्टेंट का वैल्यू निकालना, क्यों ना बड़ा ट्रायंगल ले लेते हैं। ट्रायंगल कौन सा ले लेते हैं? इन ट्रायंगल क्यू आर एम। चलो देखो क्यू आर एम बड़ा एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। कोई अगर आपसे पूछेगा कि बताओ क्यू आर कितना होगा, इसका लेंथ कितना होगा, क्यू आर, क्यू आर, क्यू आर अगर आपसे तो पूछेगा तो क्या कहोगे? क्यूएम का होल स्क्वायर, क्यूएम का होल स्क्वायर प्लस एमआर का होल स्क्वायर। इसमें किसी को डाउट है क्या? जल्दी से। मैंने कहा जितना मेहनत कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं ना कि रिजल्टेंट का वैल्यू आ जाए, रिजल्टेंट का वैल्यू चाहिए अपने को, मकसद सिर्फ इतना है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक बड़ा ट्रायंगल बनाया और बड़े ट्रायंगल में हमने देखा कि बड़े ट्रायंगल में इसका लेंथ कितना आएगा, साफ दिख रहा है, इतना से इतना और इतना से इतना का दोनों परपेंडिकुलर। और इतना ये इंपॉर्टेंट है कि कुल 3 से 4 बार डेरिवेशन करना है 12th, ठीक है? ये लेके एसएचएम से लेके सारे टॉपिक्स में आने वाला है, ठीक है?
ठीक है। सो ये डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आई जस्ट होप कि आप इस डेरिवेशन सीरियसली लेते हैं। तो क्यू आर, इसका लेंथ अपने को कितना आ गया, क्यू एन का होल स्क्वायर प्लस एम आर का होल स्क्वायर। क्यू एन कितना है, चलो यहाँ पे डेरिवेशन करना शुरू करते हैं। अपने पास क्यू आर इक्वल टू कह सकते हो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। क्यू आर है क्या, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू क्यू एन का होल स्क्वायर। क्यू एन तो बहुत सिंपल है, प्लस एम आर का होल स्क्वायर। ये एम आर जो है यहां से यहां तक है वेक्टर ए, यहां से यहां तक है वेक्टर ए, और यहां से यहां तक है बी कॉस थीटा। ये है क्या, पूरे का लेंथ लेना होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा लेना पड़ेगा। अब इसका स्क्वायर करके निकालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट है। ठीक है, सब लोग खुद से करो। लिख सकते हैं क्या, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा, b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। मैथ्स थोड़ा लगाओ, b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो क्या इस दोनों को सॉल्व नहीं कर सकते अलग से, देख लो अपने पास कितना है, b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं करना है, b स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, क्या बन जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। कितना बन गया, b स्क्वायर। तो क्या फाइनल फॉर्मूला ऐसा बन रहा है क्या, a स्क्वायर प्लस इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मोस्ट ऑफ यू ने फॉर्मूला पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है, बट ये है आपका फाइनल डेरिवेशन। किसी को डाउट है क्या इसमें, इस डेरिवेशन में किसी को डाउट है क्या, किसी को भी डाउट है तो पूछो, साथ साथ डेरिवेशन को लिखो भी। ये रिजल्ट करेंगे एग्जांपल तो आएगा, क्वेश्चंस करेंगे एग्जांपल। ये तो सिर्फ डेरिवेशन है, एग्जांपल ही तो करना है सर। सलोनी डाउट है क्या, सलोनी, आनंदराज, अच्छा यस लिख दो, आई डोंट नो किस बात पे यस लिख दो, बट सबको समझ में आ गया है क्या, ये हमने दो वेक्टर का रिजल्टेंट का वैल्यू निकाला है, और रिजल्टेंट की सबसे खास बात क्या है, रिजल्टेंट तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच का एंगल। यही है वेक्टर लॉ, यही है वेक्टर लॉ कि दो वेक्टर को जब ऐड करते हैं तो जो रिजल्टेंट होता है वो उन दोनों के मैग्नीट्यूड के साथ दोनों के बीच के एंगल पे भी डिपेंड करता है, और यही वेक्टर लॉ करंट आपका फॉलो नहीं कर रहा, इसीलिए उसको हमने वेक्टर नहीं माना। क्लियर है, आएगा आएगा, फिलहाल तो बहुत आगे जा रहे हैं, बेसिक डेरिवेशन किया है। सो यहां तक अपने को कुछ चीजें आ चुकी है। क्या आ चुका है देखते हैं, अपने को आ चुका है कि दो वेक्टर है, थीटा एंगल पे है, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट बोले तो a प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा उसकी वैल्यू हो जाएगा। सो अभी तक हमने क्लियर किया कि रिजल्टेंट होता क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है वो होता है एक वेक्टर a प्लस वेक्टर b का सम। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है वो हमने डिराइव किया है a स्क्वायर, a का मैग्नीट्यूड प्लस b का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब सबका सवाल आता है कि आखिर ये रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में है। आप रिजल्टेंट निकाल रहे हो तो रिजल्टेंट स्केलर थोड़े है, रिजल्टेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर रिजल्टेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी का भी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होना चाहिए। तो वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन क्या होगा ये हमें निकालना बहुत ही जरूरी है।
तो मान लेते हैं ये एंगल कितना होगा, वेक्टर क्वांटिटी का हम एंगल निकाल लेते हैं कि बीटा एंगल, ठीक है। तो आपको देखो इस बड़े वाले ट्रायंगल में कोई आपसे बोले कि tan बीटा निकालना है, tan बीटा, तो आपको ट्रायंगल देखोगे कहोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, QM अपॉन बेस कितना है, MR। बोलिए क्लियर है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब QM बता दो खुद से क्या है, QM का लेंथ कितना है, B sin थीटा, B लिख रहा हूं मतलब B का मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। MR कितना है देख लीजिए, A प्लस B cos थीटा, ये tan बीटा का फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको जल्दी से लिख लो फिर इस फॉर्मूले का एनालिसिस करेंगे। अरे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को बताया कि कैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे फॉर्मूला आता है। अभी हमारा फोकस क्वेश्चन है ही नहीं, कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होगा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है कभी भी। हम कोशिश करें कि जब कॉन्सेप्ट कर रहे हो तो उस पर पूरा फोकस रखें, वो फोकस बना रहेगा तो न्यूमेरिकल तो छोटी चीज है। क्लियर है, चलो अब थोड़ा ना कंक्लूजन पे आते हैं, इस ट्रायंगल लॉ से अपने को क्या कंक्लूजन मिला है और उसी कंक्लूजन को जो ड्रॉ करेंगे इसी पे कुछ धीरे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए हमारी कोशिश है कि आज 9-10 न्यूमेरिकल जरूर करें। याद रखना है इस पूरे फिगर में 3 वेक्टर्स हैं, ठीक है। एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, और जो तीसरा वेक्टर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है ए प्लस। चलिए अब सीधी बात है, रिजल्टेंट वेक्टर बना है तो इस वेक्टर की दो पार्ट्स होनी चाहिए, एक होना चाहिए इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरा होना चाहिए इस वेक्टर का डायरेक्शन। क्लियर, देखते हैं पहले मैग्नीट्यूड की बात, ठीक है। और याद रखना दोनों में एंगल जो है वो कितना है, मैग्नीट्यूड की बात करोगे अपन, मैग्नीट्यूड की वैल्यू, मैग्नीट्यूड को सिंपल r से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos, ठीक है। और अगर डायरेक्शन की बात करोगे तो कितना होगा, tan बीटा। tan बीटा इक्वल्स टू, बीटा कौन सा एंगल होता है, a के साथ बनने वाला एंगल, याद रखिएगा बीटा में बात कर रहा हूं a के साथ बनने वाला एंगल, हमेशा याद रखना फर्स्ट वेक्टर के साथ बनने वाला एंगल इक्वल्स टू b sin थीटा बाय a प्लस b cos। क्लियर, ये इस वेक्टर की प्रॉपर्टी, इतना ही अभी तक हमने पढ़ा। तो यहीं से क्वेश्चन आता है कि दो वेक्टर के बीच का आप रिजल्टेंट निकाल रहे हो, तो ऐसा कौन सा केस होगा जब रिजल्टेंट मैक्सिमम मिलेगा, ऐसा कौन सा केस होगा जब रिजल्टेंट आपका मिनिमम मिलेगा। क्लियर, तो देखते हैं 4 मैक्सिमम, अपने को मैं दो वेक्टर दे दूं, मैं अपने को ना दो वेक्टर दे दूं और दोनों वेक्टर को देकर के बोलूं कि बताओ कैसे इसको अरेंज करें, किस एंगल पे अरेंज करें कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो आपको मैक्सिमम मिलेगा। तो आप जानते हो इस फॉर्मूले में cos थीटा, cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। वो कितने डिग्री का होता है, 0 डिग्री। यानी जब थीटा आपका मैक्सिमम क्या होगा, थीटा आपका 0 होगा तो cos 0 कितना हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। और cos 0 1 हो जाएगा तो आप खुद देख लो कि कितना मैक्सिमम की वैल्यू आएगी, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, cos 0 1 हो जाएगा। ये तो a प्लस b का होल स्क्वायर है, कितना हो गया, a प्लस b। याद रखिएगा मैक्सिमम रिजल्टेंट दो वेक्टर से आपको कितना मिल सकता है, a प्लस b, इससे ज्यादा आपको रिजल्टेंट नहीं मिल सकता है। याद रखना, अगर मैं आपको 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का फोर्स दे दूं
आप किसी एंगल पे लगा लो, ये 7 न्यूटन से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। क्लियर है क्या? ये मैं इस जिस टर्म्स में और जिस लाइन में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बहुत काम आने वाला है एग्जाम में, अभी क्वेश्चन में काम आने वाला है कि दो वेक्टर को सम करने के बाद इससे ज्यादा रिजल्टेंट नहीं मिलेगा, एकदम क्लियर कट बात। ठीक है। थर्ड, आर मिनिमम कब होगा? आर मिनिमम कितने एंगल पे cos थीटा का वैल्यू सबसे कम होता है? 180 डिग्री। थीटा जब 90, भावे ध्यान रखना है, थीटा जब 180 डिग्री होगा तो cos थीटा का वैल्यू कितना होता है? -1। cos थीटा की वैल्यू -1 होगा तो थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो cos 180 कितना होगा? -1। उस केस में क्या बन जाएगा? √a² प्लस b² -2ab। क्या a माइनस बी आ जाएगा क्या? बोलिए, क्या हम कह सकते हैं कि a और b अगर दो वेक्टर्स हैं तो इससे जो मैक्सिमम मिलेगा वो a प्लस बी मिलेगा और जो मिनिमम मिलेगा वो a माइनस बी मिलेगा? क्लियर? मैक्स और मिन यही होता है दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैलकुलेट। क्लियर? ना a प्लस बी से ज्यादा मिलेगा ना a माइनस बी से कम मिलेगा। अगर मैं आपको कह दूं कि मैं आपको 7 न्यूटन और 3 न्यूटन का दो फोर्स दे, इसका मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना होगा? तो 10 होगा और मिनिमम रिजल्टेंट कितना होगा? 4। ना आपको कभी 4 से कम मिल पाएगा, ना आपको 10 से कभी ज्यादा मिल पाएगा। क्लियर है सबको? यहाँ तक अगर क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, क्वेश्चन में बढ़ सकते हैं। इफ क्लियर, देन आज अपने मेन काम पे पहुंच करते हैं, न्यूमेरिकल्स। मजा आएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने, सीखेंगे। ओके, बढ़िया। I'm getting good response, so I'll just move. किसी को समझने में दिक्कत तो पूछते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। मैं बेसिक क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूँ। चलो शुरू कर। चलो एकदम सिंपल क्वेश्चन। वेक्टर तो सीधा कुछ नहीं होता है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर सेम बात है। बहुत जल्दी करने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स एंड सॉल्व। बिल्कुल सही है। भाव्या,
दूसरी राशि अदर्स टेक योर टाइम। गलत है सिद्धांत, दोबारा ट्राई करो एक बार। देखो, कभी कभी मेथड्स को यूज करने की आदत से भी क्वेश्चन जल्दी बन सकता है। शायद किसी ने मेथड यूज ही नहीं किया। सीधा बिल्कुल सही है। शिवानी सही है। अर्पिता सही है। आई थिंक किसी को डायग्राम बनाने का मन कर रहा है। चलो, क्यों ना बोर्ड पे क्वेश्चन देखते हैं। जो आप लोग के लॉजिक है मैं कोशिश करता हूँ उसके अगेंस्ट जाके मैं, ठीक है, देखते हैं। मैं मान लेता हूँ खुद को एक ऐसा स्टूडेंट मान लेता हूँ जो कुछ नहीं आता है, सिर्फ अभी अभी वेक्टर लॉ पढ़ा है और अभी भी उतने से ही चल रहा है। तो उसने क्या पढ़ा अभी? अच्छा, सो फोर्स है एफ, फोर्स है एफ, और उसका रिजल्टेंट जो है वो कितना है? F। यही पढ़ा है ना अभी हमने। अब मैं जो बच्चा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं क्या देख रहा हूँ क्लास, अरे ये तो एक सारे साइड सेम है, इसके वेक्टर है पर सारे साइड इसके क्या है? ट्रायंगल तो भी तो बन रहा है, उसके सारे साइड क्या है? सेम है। ये सारे एंगल कितने हैं? 60। अच्छा, अपने को क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स तो ये वाला है 120 डिग्री। अब कितने लोगों को ये बात समझ में आई? क्वेश्चन सॉल्व करेगा तुम लोग की तरह तरीके से, कितने लोगों को ये बात समझ में आ गया? ये दो क्वेश्चन बेवकूफ बनाने के लिए था सर। ये आया समझ में? क्या मैंने क्या किया? मैंने बोला ट्रायंगल बन रहा है, सारे साइड सेम है, एंगल सारे अंदर के 60 डिग्री होंगे। 60 डिग्री होगा तो बाहर वाला एंगल अपने आप 120 हो जाएगा। इसमें सॉल्व क्या करना है? ठीक है, तो मेरा पॉइंट है, अगर आप नॉर्मल मेथड को भी यूज करते हो तो शायद कभी वो बहुत आसान आपको सॉल्यूशन दे सकता है। ठीक है, तो नॉर्मल मेथड को भी नहीं भूलना चाहिए, खासकर जब समझ में कम आ रहा हो तो यही काम है। चलो, अब आपके मेथड पे आते हैं जो अभी आपने लगाया होगा। रिजल्ट इक्वल्स अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। चलो अगली कोई बात नहीं। रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी? f स्क्वायर f स्क्वायर f स्क्वायर। यार उसको सॉल्व, इसको ना स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे, कितना हो जाएगा? f स्क्वायर इक्वल्स टू ये 2f स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2f स्क्वायर cos थीटा। ये इधर आएगा, कितना हो जाएगा? 2f स्क्वायर cos थीटा इक्वल्स टू माइनस f स्क्वायर। cos थीटा इक्वल्स टू हो गया -1/2। थीटा होता है 120। सबको क्लियर है क्या? आई थिंक ये मेथड सबको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। बिल्कुल आदर्श। तो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को उतनी इज्जत दे जितना वो डिजर्व करता है। और फिगर बनाना, फिजिक्स में फिगर बनाना हमेशा सबसे अच्छी चीज होती है। ये फार्मूला वरना सब पीछे छूट जाएगा अगर फिगर आपने सही बनाया।
इसका आंसर बहुत जल्दी चाहिए, बच्चों वाला क्वेश्चन है भी। सही है सबका। और अंजन चेक योर आंसर एक बार। आप अज्यूम कर लो अदर्स, किसी व्यक्ति को ए और किसी व्यक्ति को बी, इतना दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है। किसी को ए मान लो, किसी को बी मान लो, आपकी मर्जी है। खैर काफी आंसर्स आए मेरे पास। सब्ट्रैक्शन बताएंगे, सब्ट्रैक्शन बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने हटा दिया वैसे स्क्रीन शेयर से, मैं कर देता हूँ। आदर्श ही सही सर, ऑनलाइन में दिक्कत है। आदर्श खुद सोचो कि पहले इवोल्यूशन हुआ इंसान का, पहले इंसान क्या थे? पहले एप्स थे, उनको भी पसंद था वैसे ही रहना, धीरे धीरे हम बदले। तो ये भी एक इवोल्यूशन का एक प्रोसेस है। चलो आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत इजी है, हम इसको बहुत ज्यादा इज्जत दे दिए। मैं फिर से कहूंगा, सॉल्व बहुत तो कर ही लेते हो आप। एक फोर्स F1 दे दिया और दूसरा फोर्स F2 दे दिया 90 डिग्री पे, और बोल रहा है रिजल्टेंट बताओ। मैं कहता हूँ मैं क्यों दिमाग लगाऊं, मुझे ट्रायंगल नहीं दिख रहा है। चलो ठीक है, एंगल लगा देना, cos 90 वैसे भी जीरो हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो cos 90 जीरो हो जाएगा। तो इस केस में क्या ही दिमाग लगाओ, रिजल्टेंट को सीधा सीधा अंडर f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर नहीं लिख लेंगे। क्लियर है क्या अंजन? अंजन यस सर। ओके बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके ये क्वेश्चन करते हैं। मुझे लगता है ये क्वेश्चन, मुझे लगता है आपको टच एंड गो है, जल्दी से बनाओ। अभी जो क्वेश्चन किया है मैं उसी में भेज सकता। हर क्वेश्चन हमें फॉर्मूले पे हमें पकड़ बढ़ाने में मदद करेगा। थोड़ा दिमाग लगाएंगे, उनको लगेगा ये तो रिपीट हो गया। बिल्कुल सही आनंद, भाव्या बिल्कुल सही है। पूर्वा, महिमा सबका सही है। शिवानी, राशि, आदर्श, असलान बिल्कुल सही है। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, ये पहला क्वेश्चन का ये ऑपोजिट है। दो फोर्सेस अगर, दो वेक्टर सेम वेक्टर अगर 120 डिग्री पे होंगे तो रिजल्टेंट कितना होगा? ठीक है, अगर अगर किसी को कोई चाहता है तो मैं जल्दी से एक लाइन में सॉल्व करके दिखा देता हूं। ठीक है, दो वेक्टर्स हैं। ठीक है, वेक्टर ए जो है मान लेते हैं उसका मैग्नीट्यूड है p, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड जो है वो है p, और एंगल थीटा जो है वो उनके बीच है 120 डिग्री। फाइंड रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट का कितना होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
plus 2ab cos 120. 2p square plus 2p square cos 120 की वैल्यू होती है -1/2. 2 - 1 हो जाएगा, p स्क्वायर वैल्यू आ गया. मुझे लगता है हमें आगे बढ़ना चाहिए. क्लियर है? सबको समझ में आ चुका है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं पढ़ रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. चलो, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बेसिक है. इतना लैंग्वेज यूज किया है, कुछ फायदा कुछ तो मिले. लगता है काफी लोग आंसर आ चुके होंगे. काफी लोगों ने ए लिखा है. शिवानी सिंह डी. शिवानी एक बार वो थोड़ा वेरीफाई करें. मैं तो इसको सॉल्व भी ना करूं, मैं तो सिंपल ओरली बताऊंगा कि 12 और 5 के दो फोर्स है. 5 और 12 का सम मतलब मैक्सिमम कब होता है? जब एंगल 0 डिग्री होता है. 17 0 डिग्री में मिलेगा और मिनिमम कितना होगा? 7 मिलेगा 180. तो पहला 0 और दूसरा 180. और 12 और 5 का 90 डिग्री पे जब होगा तो उनका रिजल्टेंट मिलेगा 13. तो आपका इसका ऑप्शन होना चाहिए, इसका ऑप्शन होना चाहिए ए होना चाहिए. 0 180 और 90. सबको क्लियर है क्या? मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है. अदर्स एक्सप्लेन करो. अदर्स मैं सिंपल इसको बोर्ड का यूज नहीं करना चाहता बहुत ज्यादा, बट स्टिल मैं कह रहा हूं कि अपने पास 12 और 5 के दो है. ठीक है, उनका मैक्सिमम कितना होता हो सकता है? 17. और 17 कब होता है? अभी बताया था 0 डिग्री पे होता है. तो पहला वाला जो रिजल्टेंट है वो कितने डिग्री में मिलेगा? 0 डिग्री में मिलेगा. दूसरे की बात करते हैं. दूसरे केस में जो रिजल्टेंट आ रहा है वो आ रहा है आपका 7. 7 कब आएगा? 7 तब आएगा जब आपका 12 - 5 होगा. 12 - 5 मिनिमम. मिनिमम क्या होता है? a - b. वो कितने डिग्री पे होता है? 180. पहला 0 180 क्लियर है. तीसरा खुद रिजल्टेंट देख लो ना, 12 और 5 का रिजल्टेंट कितना होगा? 90 डिग्री. 90 डिग्री पे होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. उसके अंदर देख लो 12 स्क्वायर का 12 कितना? 144. 5 का कितना? 25 अंडर 169. क्लियर है क्या? आ गया समझ में सबको? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. हाँ, ये क्वेश्चन. चलो, उससे बताना नहीं, इसमें लॉजिक भी बताना. क्यों?
देखते हैं ये कितने लोगों से बनता है। सही है भव्य। सही है अभिषेक, आपका भी सही है। मैं लॉजिक जानना चाहूंगा, लेकिन अभी आप सॉल्व कर लो। थोड़ा अलग तरह क्वेश्चन है, मैं इसमें थ्योरी भी कुछ पढ़ाऊंगा इस क्वेश्चन के लिए। सबका आंसर सही आ रहा है, आंसर सबने सही दिया है, बट स्टिल आई वांट कि कोई एक्सप्लेनेशन दे। महिमा, नॉट देयर। सो कोई एक्सप्लेन करेगा क्या? अभिषेक एक्सप्लेन कर सकते हो क्या, क्यों, क्या लॉजिक क्या लगाया? क्वेश्चन सॉल्व करने वाला तो नहीं, लॉजिक क्या लगाया? अभिषेक अगर अपने आवाज का अनम्यूट करके थोड़ा बहुत मुझे समझा सके या कि क्यों ये दिमाग लगाया तो अच्छा रहेगा। अभिषेक नहीं सुन पा रहा है, आंसर बता के सो गया लगता है। कोई और? आनंद, आनंद, कोई कोई अपना लॉजिक बताना चाहता है इसमें? आई डोंट नो हु इज आनंद कुमार। सर सारे ऑप्शन में मैक्सिमम या मिनिमम, बट वाले मिसमैच कर रहा है। अरे अपने आवाज को म्यूट करके थोड़ा समझाए ना, तो ये क्वेश्चन ना लॉजिक डिमांड करता है, ठीक है, और ये लॉजिक का बेस्ट क्वेश्चन, लॉजिक यूज का। ऑडियो नहीं म्यूट हो रहा है, कोई नहीं। रशिका आप बता सकती हैं क्या? रशिका कैन यू एक्सप्लेन कि कैसे लॉजिक लगाया है डी के लिए? सर वो केस बहुत सारे केस लिए थे जिसमें सारा रिजल्टेंट जीरो ना हो जाए, तो सर वो डी ही हुआ, मतलब जिसमें जीरो नहीं हुआ। और सी भी सर कंफ्यूजिंग था सर, ए और बी तो जीरो हो गया, ऑप्शन से हम केस चाहते हैं। सी और डी में कंफ्यूजन है, सी और डी में क्या कंफ्यूजन है रशिका बता सकते हैं क्या थोड़ा सा? क्या लॉजिक है जो सी और डी में कंफ्यूजन है? सर सी का हमको जीरो नहीं, मतलब केस मिल पाया, सी जिससे जीरो हो जाए रिजल्टेंट। ठीक, रशिका मैं समझाता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो मैं आवाज म्यूट कर रहा हूँ, समझाता हूँ। देखो बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखने में लगता है ये सिंपल है, पर भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि इस फिगर, मैं क्वेश्चन की तरफ ही रहता हूँ, आपको सबको आवाज आ रही आएगी, सिर्फ आप फिगर को देखो। मैं कह रहा हूँ कि सिंपल नेट रिजल्टेंट जीरो का मतलब क्या होता है? अगर तीन चीज फोर्सेस दिए गए और कहता है आपको कि रिजल्टेंट जीरो है, इसका साफ मतलब होता है कि जो दो है वो दो जो है वो तीसरे को बैलेंस कर दे रहे हैं। या ऐसा समझो कि अगर दो छोटे वाले फोर्स जो है वो तीसरे वाले के अगेंस्ट जाके उसको बैलेंस कर दे रहे हैं। तो मुझे बताओ कि एक केस में दो ले लो, अलग कर दो, दो क्या है 10 और 10, इन दोनों का रिजल्टेंट 10 को बैलेंस कर सकता है, क्योंकि इसका मैक्सिमम 20 और मिनिमम क्या होगा 0, तो बैलेंस कर सकता है।
बी में भी सेम केस है, सी में भी सेम केस है, बट आप देखो डी वाले में अगर 20 और 10 को मैक्सिमम भी लोगे तो वो कितना होगा 30, तो 40 को कभी बैलेंस नहीं कर पाएगा। मैं इसको समझाने के लिए आपको एक और लॉजिक की तरफ जाता हूं, ठीक है। कोई आपको कहता है ना कि कुछ वेक्टर्स का सम 0 है, इसका मतलब क्या? मान लेते हैं आपको मैं दे रहा हूं 3 वेक्टर्स का सम 0 है, तो 3 वेक्टर का सम 0 है, इसका मतलब कि मान लो यहां से आगे बढ़े ये वेक्टर है, फिर आगे बढ़े बी वेक्टर है, और फिर लौट के वहीं आ गए, ठीक है। इस केस को कह सकते हैं जहां से शुरू किया है वहीं पे आके क्या हो गए हम एंड कर रहे हैं। क्या कह सकते हैं? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 कह देंगे क्या सब लोग? क्या ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 कह सकते हैं हम लोग? कभी भी आपको बोलता है कि 3 वेक्टर का सम 0 है, इसका मतलब ए से बी और बी से सी तीनों का सम 0 है। अब ये बन रहा है ट्रायंगल, ट्रायंगल बन रहा है। अब ट्रायंगल में आपने पढ़ा है कि दो छोटे साइड्स का जो सम होना चाहिए वो तीसरे से बड़ा होना चाहिए। आपने पढ़ा है क्लास 8 to 10 में पढ़ा है आपने कि दो छोटे साइड्स का जो सम होना चाहिए वो तीसरे से बड़ा होना चाहिए। यही लॉजिक इस क्वेश्चन में भी लगा हुआ है। क्या इस क्वेश्चन में सब में देखते हैं कि बड़ा होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए, ठीक है, या तो इक्वल। यानी मैं कहता हूं कि जो स्मॉलेस्ट होना चाहिए must be greater than or equal to sum of must be less than equal to sum of smallest two side other two smallest sides। अब ये कोई लॉजिक नहीं है। देखो कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अपन देखते हैं कि मान लो पहला केस देखते हैं। सबसे पहले पहला देखो 10 प्लस 10 छोटे वाले साइड्स कितना है 20। इन दोनों छोटे वाले का सम जो है वो तीसरे वाले से बड़ा है, तो ये ट्रायंगल बन सकता है और ये रिजल्टेंट 0 हो सकता है। दूसरे वाले में 10 प्लस 10 20, इन दो छोटे वाले का सम तीसरे वाले के इक्वल भी है, तब भी आपका रिजल्टेंट 0 मिल सकता है। थर्ड केस में दो छोटे वाले कौन से हैं 10 और 20, इन दोनों का सम कितना होगा 30। इस 30 जो सम है ये तीसरे वाले से बड़ा है, तो ये भी बन सकता है। लेकिन फोर्थ केस में जो दो छोटे वाले साइड्स हैं 10 और 20, इन दोनों का सम होगा 30 और ये 40 से क्या है कम है, इसलिए कहेंगे कि यहाँ पे रिजल्टेंट 0 नहीं मिल सकता। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ गया? क्योंकि इस पे बेस्ड बहुत से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 3 क्या रहेगा, बोलेगा कौन सा केस पॉसिबल ही नहीं है, किस केस में रिजल्टेंट 0 होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये एक्चुअली ट्रायंगल का मेथड लगा करके इसको बना सकते हैं। और आज के बाद याद रखना है, कोई आपको कहता है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब वो ट्रायंगल क्लोज ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। चलो हम लोग क्यों ना अगले क्वेश्चन पे करते हैं, ये तो थोड़ा ट्रिकी था, न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ज्यादा होगा, इसको ट्राई करते हैं। जो बिना फिगर के बनाने की कोशिश करेगा उसको दिक्कत आएगी। चलो मेरा फोकस सिर्फ न्यूमेरिकल्स और ये वेक्टर एडिशन। सिंपल है, फिगर बनाइए, दिमाग भी लगाइएगा तो क्वेश्चन और जल्दी।
सी आ रहा है सबका? बताऊंगा वो तो मैं सॉल्व करूंगा उसके बाद। देखते हैं लास्ट 1 मिनट, 1 मिनट और देख लेते हैं। ओके कोई बात नहीं, मैं वीडियो ऑन जान कुछ करा। देखते हैं बोर्ड पे, देखते हैं। इसका साइड है 5, इसका साइड है 12, इसका साइड है 13। हमें एंगल इसके बीच में चाहिए, Q और R के बीच में एंगल चाहिए। अगर थोड़ा अपन दिमाग लगा लेते, तो सबसे पहले अपन थीटा निकाल सकते हैं। और मुझे लगता है कि थीटा निकालने के लिए काफी लोग ये समझ गए होंगे, सीधे सीधे देख के थीटा क्या होता है, ठीक है। पर सिर्फ जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए P दिया है, Q दिया है, ठीक है। Q का मैग्नीट्यूड दिया है, R का मैग्नीट्यूड दिया है। क्यों ना P और Q के बीच का एंगल पहले निकाल। रिजल्टेंट क्या होगा? P स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है। P अपना कितना था? 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25, 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144 प्लस 2PQ cos थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू 13। दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, कितना होगा? ये 169 प्लस 2PQ cos थीटा इक्वल्स टू 169, कैंसिल हो गया। cos थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया? 0। थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया? 90। कितने लोगों को समझ में आ रहा होगा? 5 और 12 दिया हुआ, तीसरा साइड 13 है ट्रायंगल का। साफ मतलब है कि 5 और 12 का रिजल्टेंट कितना? 13। मतलब कि एंगल दोनों के बीच 90 डिग्री है। सबको क्लियर है बात? क्या दो वेक्टर के बीच का एंगल आ गया 90 डिग्री? अब 90 डिग्री आ गया, फिर क्वेश्चन में कुछ खास दिखाने को बचा नहीं, शो करने। देखते हैं, अपने को एक बात क्लियर हो गई, अपने को क्वेश्चन में क्लियर हो गया, ये क्या है? 90 डिग्री है। अब वो चाहता है कि आप इसको यूज करें। ये साइड 5 है, ये साइड 12 है और ये साइड 13 है, ठीक है। ये आपको ट्रायंगल निकालना है, ये आपका एंगल निकालना है, निकाल लो ना। ट्रायंगल में साफ cos थीटा को पूछना तो क्या होगा? cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर ये थीटा ले रहे हो तो cos थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? बेस। बेस कितना है? 12। हाइपोटेन्यूज कितना है? 13। cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। सी मैच कर रहा है, cos इनवर्स 12 अपॉन 13। क्लियर है सबको? एंगल बिटवीन Q एंड R। इस क्वेश्चन में हिंट भी था, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो रिजल्टेंट था वो ऐसा था कि एंगल 90 डिग्री बन रहा है। से यस इफ अंडरस्टूड, हम आगे बढ़ पाएंगे उसी हिसाब से। एटलीस्ट अगर समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हम सिर्फ डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस कर रहे हैं, बेसिक अच्छे क्वेश्चन बाकी कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या करते हैं, थोड़ा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ लेते हैं, उसके बाद अब आगे क्वेश्चन करना आसान हो जाएंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो देखते हैं। तो कुछ खास सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कुछ होता नहीं है, हमारा टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। देखते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स क्लियर है। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की जब बात करते हैं
तो पहले एक बात क्लियर रखते हैं, ना डिवीजन और ना सब्ट्रैक्शन, ये दोनों कोई चीज नहीं होती। ना सब्ट्रैक्शन कोई चीज होती है, ना डिवीजन कोई चीज होती है, ठीक है। ये कुछ नहीं होता है, ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का ही डिफरेंट फॉर्म, ठीक है। कैसे देखते हैं, कोई आपको कहता है आज के बाद 4 माइनस 2 करो, तो मैं इसको ऐसे भी तो कह सकता हूं ना कि 4 में -2 को ऐड कर दे रहा हूं। यानी असल में सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट एडिंग ऑफ अ नेगेटिव नंबर। क्लियर है? तो सब्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती है। सब्ट्रैक्शन के बारे में अलग से कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है आज से, और सिर्फ सोचना है कि ये एडिशन का ही डिफरेंट फॉर्म है। तो इसी तरीके से कोई अपने को अगर कहता है, आप बताओ ए वेक्टर है माइनस बी वेक्टर बताओ, तो मैं उसको ऐसे कहता हूं कि ए वेक्टर तो है ही, उसमें मैं बी वेक्टर नहीं जोड़ूंगा, मैं क्या जोड़ दूंगा माइनस बी, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। अब कैसे इसको आप समझोगे, एग्जाम में कैसे इसको सिंपल तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो, तो मान लेते हैं ये ए वेक्टर है और दूसरा बी वेक्टर, ठीक है। और अपने को ए प्लस बी नहीं पूछ रहा है, ए प्लस बी तो चलो निकाल ही लेंगे, ए प्लस ए माइनस बी पूछ रहा है, ठीक है। अपने को पूछ रहा है कि बताओ ए माइनस बी वेक्टर कितना होगा, तो अपन कहेंगे ए माइनस बी जो होगा वो कुछ नहीं होगा, ये वेक्टर ए प्लस माइनस ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को जोड़ो, तो माइनस बी वेक्टर होगा कैसा, बी वेक्टर तो दिख रहा है, माइनस बी वेक्टर कैसा होगा। तो जो जिस पॉइंट के अबाउट ऊपर की तरफ है उसी पॉइंट के अबाउट क्या कर देंगे आप, रिवर्स कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस बी। याद रखना है अपने पास बी वेक्टर था, हमने क्या बना दिया माइनस बी वेक्टर। क्वेश्चन में अपने को बोल रहा है कि अपने को ए वेक्टर पे माइनस बी वेक्टर को ऐड करना, कैसे ऐड करें। ये ए वेक्टर दिख रहा है, ये माइनस बी वेक्टर दिख रहा है, ये कह सकते हैं क्या, ये इनका रिजल्टेंट होगा। क्यों, एक काम करते हैं, आज के बाद कभी भी सब्ट्रैक्शन करेंगे उसको एस वेक्टर के नाम से शो करेंगे, एस, ठीक है। इनका रिजल्टेंट क्या होगा, एस। तो अपन क्या लिख सकते हैं, ये एस क्या है, वेक्टर ए माइनस बी। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, पहले याद रखना। ये मैंने अभी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किया, ये अभी तक सिर्फ डायग्रामेटिकली शो किया है। ये डायग्रामेटिकली कैसा दिखेगा रिजल्ट, तो ये आपका ए माइनस बी वेक्टर है, और ये आपका कौन सा था, ये आपका आर वेक्टर है। क्लियर है? आर वेक्टर और एस वेक्टर का फर्क समझ में आ गया सबको, यस से यस अगर आगे बढ़ना है। आर वेक्टर और एस वेक्टर का फर्क अपने को समझना, दो में आर वेक्टर ए प्लस बी होता है और एस वेक्टर ए माइनस बी होता है। मैथमेटिकली हम लोग आएंगे कैसा क्या फॉर्मूले में चेंज आ जाएगा, ठीक है। कोई आज के बाद नेगेटिव सब्ट्रैक्ट करने को बोले, कुछ नहीं करो, सीधा सीधा ऐड करना है, रिवर्स कर दो जिसको सब्ट्रैक्ट करना है। चलो आगे बढ़ो। अब थोड़ा ना इसको देखते हैं कि मैथमेटिकली कैसे, ठीक है। ये वेक्टर है, बी वेक्टर, थीटा है, ठीक है, थीटा। ये एंगल है अपना, अपन ने क्या किया कि मान लो माइनस बी वेक्टर, अब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच एंगल कितना होगा, ठीक है। हमारा पॉइंट है कि अब ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच एंगल कितना होगा। सिंपल सी बात है कि अपन ए वेक्टर दिख रहा है अपने को और बी वेक्टर क्या दिख रहा है नीचे की तरफ, तो एंगल कौन सा होगा, ये होगा। लिख सकते हैं क्या, 180 माइनस थीटा। ऊपर के लिए थीटा था, इसके लिए कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। यही एक्चुअल चेंज है पूरे रिजल्टेंट, क्योंकि क्योंकि इसका अभी भी मैग्नीट्यूड कितना है ए और इसका अभी मैग्नीट्यूड कितना है बी। मैग्नीट्यूड तो वैल्यू उतना ही है, लेंथ उतना ही है, और दोनों के बीच एंगल कितना है बस 180 माइनस थीटा। तो अगर आपको रिजल्टेंट निकालना, एस निकालना होगा, तो क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos, यही होता है a माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सिर्फ कारण याद रखना कि जो पहले एंगल थीटा था वो एंगल थीटा किसमें कन्वर्ट हो गया है 180 माइनस थीटा में। क्लियर है? तो थीटा से कन्वर्ट हो गया 180 माइनस थीटा, इसीलिए जो r था अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वो s कन्वर्ट हो गया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। क्लियर है सबको? इज इट क्लियर क्या मैं समझाना चाह रहा हूं? फिगर से देखो, सिंपल सी बात है कि थीटा एंगल से 180 माइनस थीटा हो गया है, फॉर्मूला तो वही रहेगा, दो वेक्टर को सम ही तो कर रहे हो अभी भी। ए वेक्टर का सम मैग्नीट्यूड ए है और माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी बी है, ठीक है? ए और माइनस बी हो गया, ए हो गया बी हो गया और एंगल दोनों के बीच 180 माइनस थीटा है, रिजल्ट निकाल गया। से यस इफ अंडरस्टूड, अगर समझ गए हो तो हम आगे बढ़ेंगे। एक दो क्वेश्चन और कर सकते हैं। ये आपका नेगेटिव, कुछ फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ माइनस 2ab cos थीटा हो गया और रिजल्टेंट जो होता है वो ab cos थीटा, ठीक है? तो देखते हैं। चलो ये बताते हैं, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन सबसे बन जाए। मॉड मतलब मैग्नीट्यूड दे रहा है, फॉर्मूले का यूज है, कुछ नहीं। हमने इस तरह क्वेश्चन किया है आज, पहले भी 2 क्वेश्चन किए इस तरह का, बड़ा ट्विस्ट है। जीरो डिग्री आनंद नहीं, गलत है, अगर सही है गुड। अस्मी सही है? नहीं अस्मी, करेक्ट कर, एकदम वही क्वेश्चन है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट के इक्वल वाला। लगता है आप ज्यादा दिमाग लगा रहे हो। चलो मैं बोर्ड पे दिखाता हूँ, देखो वेक्टर ए एक्स है मान लो है, वेक्टर बी एक्स है वो भी एक्स है, मान लिया। चलो क्यों नहीं इसका फॉर्मूला यूज करते हैं, क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मैग्नीट्यूड है इसका, मैग्नीट्यूड कितना माइनस 2ab cos थीटा इक्वल्स टू x। ab क्या है x स्क्वायर होगा, b भी क्या होगा x स्क्वायर होगा, माइनस क्या होगा
काम करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं, सब एक्स है तीनों, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फाइंड ये उधर जाएगा और ये इधर आएगा, क्या बन गया, 2x² cos थीटा इक्वल्स टू x स्क्वायर, कैंसिल हो गया, cos थीटा कितना आ गया 1/2, थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। सबको क्लियर है क्या? करेक्ट आंसर वुड बी 60 डिग्री। करेक्ट आंसर वुड बी 60 डिग्री। क्लियर है? अगर क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। सही यस, यस अगर समझ में आ गया। दादा ने आज एक क्वेश्चन और करेंगे, तो छुट्टी। एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके लिए मैं एनर्जी बचाएं। चलो अरे ये तो बहुत इजी हो गया। चलो देखते हैं कितने लोगों से मिलता है। लास्ट क्वेश्चन है। चलो मुझे ना इसमें लॉजिक चाहिए आपको, और इतना देर पढ़ा है जिसका देखते हैं कितना लॉजिक बनता है। सॉल्व तो ये हो ही जाएगा। किसी का आंसर आया? सिद्धांत आ जाएगा। सी बी बी, राशि सिंह बी। ओके देखते हैं। मुझे लग रहा है राशि 1/2 थोड़ा डाउटफुल लग रहा है मुझे। स्टिल अब देख लो, 1/2 हो सकता है क्या? हो सकता है जल्दी से देखो भाई, दो वेक्टर का सम उनके मैग्नीट्यूड के इक्वल आ जाए, इसका मतलब एंगल क्या है? मेरा सिंपल सा सवाल है, क्वेश्चन सॉल्व करते रहना अपना। मेरा क्वेश्चन इतना देर पढ़ने के बाद ये क्या हम रिजल्ट नहीं निकाल सकते हैं कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सिमिलर सेम है और रिजल्टेंट उसी के इक्वल आ रहा है, तो एंगल कितना है दोनों वेक्टर के बीच? सॉल्व क्यों करने जाएंगे बार बार? मतलब कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 120 डिग्री है। पहला अपने को दिक्कत यही है, अपने को दिक्कत है कि चलो मैग्नीट्यूड सबका पता है, पर अपने को दोनों वेक्टर के बीच का एंगल नहीं पता है। अपने को वो एंगल कैसे आएगा? सारा खेल इसका एंगल अपना क्लियर कट दिख रहा है कि 120 डिग्री है, ठीक है। तो अब अपने को अगर डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्यों ना निकाल लेंगे सीधा सीधा। अपने को यही चाहिए ना, अपने को s का मैग्नीट्यूड चाहिए। a स्क्वायर कितना होगा 1, b स्क्वायर कितना है 1 -2, 1 × 1 1,
cos 120 कितना होगा -1/2 कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 हो जाएगा √3 कितने लोग का ये आंसर आया जो दिक्कत है तो पूछ सकते हो ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन है बी क्लियर है आशिका अनदर्स सबको क्लियर है ये यस देन ओके सही है करेक्ट आंसर इज बी मैंने साफ बोला आपको कि पहले वाले लाइन का मतलब निकालना है अपने पहले वाले लाइन से आपको एंगल निकालना है हम एंगल निकाल लेंगे मेथड लगा करके √a² + b² + 2ab cos θ इक्वल्स टू रिजल्टेंट लेकिन मैं कह रहा हूं इतने देर मेहनत किया है इस तरह क्वेश्चन पे तो क्यों दिमाग लगा देखो पता है एंगल 120 डिग्री है ना देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस अपने को निकालने में आसानी होगी चलो सो आज का क्लास यही पे एंड करते हैं हैव अ नाइस डे किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो बाकी मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ और बाकी और भी क्वेश्चन शेयर करूंगा अभी लेकिन एडिशन खत्म होने के बाद स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसको थैंक यू फॉर द क्लास खत्म हो गया